हेलो, गुड इवनिंग, शुभ संध्या डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एडुरल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज हम लोग फिर से देखिए रासायनिक समीकरण का, इससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो चैप्टर है उसका पहला लेक्चर कंप्लीट किया था। ठीक है, आज ये जो है अपने पास दूसरा लेक्चर है। तो देखिए पहले लेक्चर में हमने बहुत कुछ सीखा था कि रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया क्या होता है, अब रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या होती है, और आज के लेक्चर में भी हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए आज के लेक्चर में भी हम लोग उसके आगे के जो बहुत मेन कंसेप्ट है उसकी चर्चा करेंगे, उसकी डिस्कशन करेंगे। तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि आज का लेक्चर है बहुत खास। ठीक है ना? तो आपको लास्ट तक लेक्चर के अंदर रिटेन करना है, लास्ट तक आपको लेक्चर देखना है, एक एक चीजें फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से देखेगा कैसे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना? तो आप यदि लास्ट तक देखेंगे तभी ना, बीच में मान लीजिए आप स्किप कर लेते हैं तो उससे जो मेन पॉइंट्स जो मैं चीज़ों को बताया हुआ होता हूं तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड से भी स्किप हो जाता है। ठीक है? और देखिए चूंकि क्या होता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर रहते हैं ना, तो आपको एग्जाम में ज़्यादा मुश्किल नहीं झेलना पड़ता है, आपको ज़्यादा फिर प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती है। ठीक है? कंसेप्ट एक एक चीज जो है ना आपका यदि क्लियर हो गया, कंसेप्ट अच्छे से याद है, तो फिर आपको बार बार उसको रटने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आज की क्लास में बहुत अच्छे से और ध्यान से आपको लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और दूसरी चीज, क्लास अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। शेयर अपने दोस्तों के साथ भी कर दीजिएगा। ये क्लास देखेगा तो आने वाले एग्जाम के लिए हो सकता है कि वो भी काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए, है ना? चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत में देखते हैं कि अपने पास आखिर कौन सा टॉपिक है जिसे हमें अभी की क्लास में कंप्लीट करनी है। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रिया के जो विशेषताएं थे वो विशेषताएं देख लिया था। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। अभी भी वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, एडुरल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है ना? पहला ही लेक्चर था, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है, शॉर्ट डिस्कशन के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। इसलिए आज चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अपने पास जो आज की लेक्चर के लिए डिस्कशन है वो क्या है, वो चीज देखते हैं। देखिए सबसे पहला डिस्कशन अपने पास है, इससे पहले मैंने बताया था रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या, जहां पे बोला था कि कोई तत्व या यौगिक जो है ना अकेले या किसी अन्य यौगिक या तत्व के साथ में संयोग करके, मिल करके, ठीक है, किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, जो क्या होता है उसके गुण से बिल्कुल भिन्न गुण वाले पदार्थ होते हैं। तो इस प्रक्रिया को बाबू कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल में आप भी देखते हैं, आपके अगल बगल भी बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से घटती है। इसके अलावा आप मतलब रोज जो है ना रूबरू होते ही है, बहुत ऐसे रासायनिक घटनाएं हैं जिससे आप रूबरू होते हैं। ठीक है? इवन आप खुद देख लीजिए ना, आपके घर में जो गैस जलता है ना, एलपीजी गैस जो जलता है वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। क्या कि वो बिना ऑक्सीजन के सहयोग के नहीं जलता है। तो एलपीजी जो जलता है ना, तो जलने का ये जो प्रक्रिया है ये भी क्या होता है, इसमें भी एक रासायनिक अभिक्रिया कहीं ना कहीं घटित होता है। ठीक है? तो इसी तरीके से बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो आपके अगल बगल घटित होती है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है ना? चलिए जैसे मैंने बोला था कि देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों चूंकि गैस है, मिलके किस चीज का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है? तो देखिए होता क्या है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको मैंने पूरा नाम दिया, ठीक है, मिल करके जल का निर्माण करता है। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट फॉर्म हो गया। अब इसी स्टेटमेंट फॉर्म को जब हम लोग इसको इसके संकेत से, क्योंकि देखिए ना रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, आप खुद बताइए ना, तत्व लेता है या फिर यौगिक भाग लेता है, पदार्थ ना भाग लेता है। अब जो पदार्थ भाग लेता है उसका बाबू रासायनिक नाम भी है, ठीक है, उसका रासायनिक संकेत भी है। तो अब उसी को क्या करते हैं, जब किसी तत्व को उसके नाम से नहीं उसके संकेत से हम लोग दर्शाते हैं ना, मतलब अभिक्रिया को क्या करते हैं उसके संकेत से दर्शाते हैं, तो उसी समीकरण को कहा जाता है रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहला टॉपिक ही अपने पास वही है, क्या समझने के लिए बताइए, रासायनिक समीकरण। कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, भाग लेने वाले पदार्थों को जिस समीकरण द्वारा, मतलब कि आप उसके संकेत द्वारा जो समीकरण बनाकर दर्शाते हैं, उसी समीकरण को क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब देखिए इतना चीज तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि अच्छा स्टेटमेंट वाले मतलब क्या, जैसे हम ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर संयोग करके, हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के दो अणु मिलकर संयोग करके जल का निर्माण करता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से अब इसी स्टेटमेंट को एक समीकरण द्वारा तो हम दर्शा सकते हैं, जिसमें H2 + O2 गिव्स आउट लिख के क्या कर सकते हैं बताइए। अब यहाँ पे जैसे मैं इसी समीकरण को क्या कर दूं, जैसे अपने पास अभी एग्जांपल भी है, चलिए उसी को देख लेते हैं। जैसे में देखिए अब रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं कि चूना पत्थर को, ठीक है ना,
तो देखिए चूना पत्थर को कहता है कि चूना पत्थर को गर्म करने पर, अब ये चूना पत्थर का देखिए रासायनिक नाम क्या होता है, CaCO3। मतलब ये स्टेटमेंट हो गया। अब उसी स्टेटमेंट को हमने क्या कर लिया, समीकरण के रूप में दर्शाया। तो ये समीकरण जो है ना बाबू, ये क्या है, रासायनिक समीकरण है। इसी को क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण। अब देखिए समीकरण क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें भी दो पक्ष आपको नजर आएगा। एक पहला ये पक्ष हो गया और ये पक्ष हो गया, तो इस तरीके से इसके अंदर भी दो पक्ष है, इसलिए भी इसको समीकरण कहा जाता है। अब चूंकि क्या रसायन की चीजों को ही संकेत करके दर्शाया है, इसलिए इसको रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो इसमें कोई ज्यादा मुश्किल काम तो है नहीं समझना इसको, है ना। चलिए चल, तो यहाँ पे CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो देखिए किस में ये चेंज हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिसको हमने क्या कर लिया है, समीकरण के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया है। तो इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब देखिए ये रासायनिक समीकरण जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण बाबू दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब बात आती है कि रासायनिक समीकरण संतुलित है, असंतुलित है, कैसे समझेंगे। तो देखिए संतुलित रासायनिक अभिकरण किसको कहा जाता है, जैसे संतुलित रासायनिक अभिकरण किसको कहा जाता है उसको समझना है। संतुलित रासायनिक अभिकरण अब समीकरण कहा जाता है वैसा समीकरण, मतलब वैसा समीकरण जिसमें भाग लेने वाले पदार्थों को की जो अणुओं की संख्या है उत्पाद पदार्थ के अणुओं की संख्या के बराबर हो। वैसा समीकरण जिसमें दोनों तरफ क्या होगा, अणुओं की संख्या बराबर हो, ठीक है ना। तो दोनों तरफ अणुओं की संख्या यदि बराबर होगी तो हम लोग उसको कहेंगे संतुलित। संतुलित का मतलब क्या हो गया, संतुलन में रहना, मतलब क्या, बराबर, दोनों तरफ कैसा, बराबर, ठीक है ना। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किस समीकरण को, वैसा समीकरण जिसमें दोनों और अणुओं की संख्या क्या हो, समान हो। जैसे चेक करते हैं, देखिए Ca तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा किस एलिमेंट का नाम है, किस तत्व का संकेत है, कैल्शियम, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम हो गया, और ये C का मतलब क्या हो गया, कार्बन हो गया। C का मतलब क्या हो गया, कार्बन। O का मतलब क्या हो गया बताइए, ऑक्सीजन हो गया, है ना। तो अब दोनों तरफ देख लेते हैं कि इन दोनों तरफ में अणुओं की संख्या समान है या फिर नहीं है। देखिए कैल्शियम के यहाँ पे कितने अणु है, नहीं कुछ है तो एक है। इसके नीचे जो इस तरीके से लिखा हुआ रहता है इसी को कहते हैं हम लोग तत्वों के अणुओं की संख्या। समीकरण में अणुओं की संख्या जो है कुछ इस तरीके से नीचे लिखा जाता है। अब देखिए कार्बन हो गया, नहीं कुछ है तो एक है, लेकिन ऑक्सीजन का कितना है, 3 है। मतलब क्या, आप यदि चेक करेंगे बाएं साइड में तो बायां पक्ष में जो है आपको यहां पे दिखने वाला है ऑक्सीजन की अणुओं की संख्या 3 और क्या, कैल्शियम के अणुओं की संख्या 1, कार्बन के अणुओं की संख्या 1। इसी तरीके से दाएं पक्ष की बात करें तो कैल्शियम के अणुओं की संख्या 1 है, ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या 1 यहां पर, ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या 2 यहां पे। तो कितने हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। इसके अलावा कार्बन के अणुओं की संख्या की बात करें तो 1 है। देखा जाए तो मतलब क्या, बाएं तरफ, बाएं साइड में जो अणुओं की संख्या है तत्वों की, वो दाएं तरफ के अणुओं की संख्या के बराबर है। हर एक तत्व की जो अणुओं की संख्या है वो बराबर है, इसलिए हम लोग इस समीकरण को क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। कैसा समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित मतलब क्या है, दोनों तरफ अणुओं की संख्या यदि समान है तो संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, दोनों तरफ अणुओं की संख्या यदि समान नहीं है तो असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। इसको समझना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल का नहीं है, आप आराम से देख के बता सकते हैं। देखना क्या है, दोनों तरफ अणुओं की संख्या देखनी है। किसकी देखनी है बाबू, तत्वों की देखनी है। तो तत्वों की किस तरीके से चेक करते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ऐसे समीकरण को कहा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखते हैं दूसरा क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। एक बात बताइए, संतुलित जब दोनों तरफ अणुओं की संख्या समान है उसको कहा जाता है, तो असंतुलित किसको कहा जाएगा बताइए ना। असंतुलित किसको कहेंगे, दोनों तरफ अणुओं की संख्या समान नहीं होगी, उसी को ना कहेंगे, तो उसी को कहते हैं। देखिए ना, कहता वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की संख्या जो है उत्पाद पदार्थों के अणुओं की संख्या के बराबर नहीं है, के समान नहीं है, वैसे समीकरण को क्या कहा जाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसको नॉन बैलेंस भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, उत्पाद पदार्थों के अणुओं की संख्या भाग लेने वाले पदार्थ जिसको अभिकारक पदार्थ कहते हैं उसके अणुओं की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण। चेक करते हैं, जैसे देखिए पहला समीकरण की बात करें तो हाइड्रोजन के जो है 2 अणु है, यहाँ पर क्लोरीन के कितने अणु है, 2 अणु है, हाइड्रोजन के 1 अणु है और क्लोरीन के 1 अणु है। मतलब ये उत्पाद पदार्थ हो गया और ये क्या अभिकारक पदार्थ हो गया। तो अभिकारक बोले तो क्या, बाएं पक्ष के जो पदार्थ के अणु है दाएं पक्ष के पदार्थ के अणु के बराबर नहीं है, इसलिए इस समीकरण को बताइए कौन सा समीकरण कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है ना,
और संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। इसी तरीके से दूसरा समीकरण भी अपने पास है, तो ये भी कौन से समीकरण का प्रकार हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण का प्रकार हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसको हम लोग HCl कहते हैं, इस तरफ Mg है, Cl2 है, मतलब क्या क्लोरीन के 2 अणु है, यहाँ पे क्लोरीन के 1 अणु है, हाइड्रोजन के 2 अणु है और हाइड्रोजन के सिर्फ और सिर्फ 1 अणु है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बाएं पक्ष में जो अणुओं की संख्या है वो दाएं पक्ष के अणुओं की संख्या के बराबर नहीं है, मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है ना, असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण तो आप आराम से पहचान सकते हैं, कैसे करके चेक करना है वो चीज मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, हमेशा जो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखते हैं वो किस रूप में लिखते हैं, तो हमेशा संतुलित रूप में लिखते हैं। ठीक है ना, मतलब हमको इस तरीके से नहीं लिखना है, इसको क्या करना है, संतुलित करके लिखना है, संतुलित रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए संतुलित रूप में लिखना है हमेशा, इसको याद रखिएगा। तो वही चीज है, कहता है कि रासायनिक समीकरण को हमेशा क्या करना है, संतुलित रूप में लिखा जाता है। आपको कहीं पे भी रासायनिक समीकरण किसी भी वाक्य का लिखना है या आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेटमेंट मान लीजिए दे दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के संयोग से बने जल के निर्माण के लिए रासायनिक समीकरण प्रस्तुत करें। तो बाबू जल के निर्माण के लिए रासायनिक समीकरण आपको प्रस्तुत करना है, तो आप तो जानते हैं कि H2 प्लस क्या करेंगे, O2 लिखेंगे और गिब्स आउट क्या कर लेंगे, H2O लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे H2 प्लस में क्या लिख दिए, O2 और गिब्स आउट क्या हो गया अपने पास, H2O हो गया। तो आप देखिए ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, तो इसको किस रूप में लिखना है, हमेशा संतुलित रूप में लिखना है। तो बात आती है, आप कहेंगे सर संतुलित आखिर इसको करेंगे कैसे, किस हिसाब से करेंगे, तो देखिए वही डिस्कस तो अभी हम लोग करने के लिए इस वीडियो के अंदर आए हैं। किस लिए आए हैं वो भी देखना है, वो भी अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको भी इसी वीडियो के अंदर कवर करना है। इसलिए ना बोलते हैं कि लास्ट तक रुके रहिएगा, तब ना एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझिएगा, जानिएगा। आप लोग तो बीचे में छोड़ के भाग जाते हैं, पता नहीं। बताइए लास्ट तक रुकने में क्या है, आधे घंटे 15-20 मिनट का मैक्सिमम वीडियो होता है, अब उसको भी आप लास्ट तक नहीं देखिएगा तो कहां से सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो भाई अपने लिए ना टाइम दे रहे हैं, किसी और के लिए थोड़ी दे रहे हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ी नाच तमाशा देख रहे हैं जो आपको ये देखने से हानि है। ठीक है, तो टाइम पास जैसे इस वीडियो को कभी मत देखिएगा, समझे ना, मतलब कुछ सीखने की कोशिश से देखिए और लगातार अच्छे तरीके से थोड़ा कॉन्शियस होके देखिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये आप ही के फायदे के लिए काम हो रहा है। आज इसके ऊपर आप यदि थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे तो कल फिर यहां से आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ठीक है ना, तो ये चीज बहुत जरूरी है, यहाँ आपको टाइम देना बहुत जरूरी। आप लोग समझते नहीं, जहाँ टाइम नहीं देना होता है वहां जाके पूरा का पूरा टाइम देते हैं, मतलब 2 घंटा पहले से भी टाइम दे के इसे रहते हैं खड़े। लेकिन भाई जहाँ पे टाइम देना है, सब साधन है, बैठ के टाइम देना, सो के टाइम देना है, आराम से सब साधन के साथ टाइम दे रहे हैं, वहां पे आपको टाइम देने में दिक्कत हो जाता है, जबकि वो टाइम आप अपने लिए देते हैं। तो थोड़ा सा माहौल को बदलिए, समझे ना, अपने लिए पहचानिए आपके लिए कौन ज्यादा सही है कौन खराब है, किस हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, तो चलिए अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में हमेशा क्या करना है, हमको रासायनिक समीकरण को लिखना है, रासायनिक समीकरण को हमेशा संतुलित रूप में लिखना है। अब बात आती है कि आखिर संतुलित रूप में हम लोग लिखेंगे कैसे रासायनिक समीकरण को। देखिए बात आती है कि रासायनिक समीकरण को आप संतुलित रूप में आखिर किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए इसको संतुलित करने के लिए अपने पास कुछ विधि है। सबसे पहले हम लोग अनुमान विधि से समझते हैं कि आखिर असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रूप में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, देखिए अनुमान विधि है, बहुत आसान है, आप आराम से इस विधि से भी काम कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, हमको करना क्या बताइए, दोनों तरफ बराबर ही तो करना है, तो दोनों तरफ बराबर करना है, जिधर कम होगा उधर लगा देंगे, जिधर कम होगा उधर क्या करेंगे, लगा देंगे, उसी से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला अपने पास जो समीकरण है H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट क्या है, HCl है, मतलब क्या है, यहाँ पे HCl बना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है। अब देखिए इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें किस तरीके से काम करना है। देखिए इसको संतुलित करने के लिए आपको क्या करना है बताइए। सबसे पहले जैसे मान लीजिए H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट HCl है, तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए
इसमें जो तत्व है, जो अभिकारक के रूप में है, जो तत्व भाग लिया है, उसके अणु की संख्या क्या है। तो देखिए हाइड्रोजन के अणु की संख्या इस तरफ 2 है, इतना तो याद ही रहेगा। अब इसको अलग से लिख के आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चाहे तो भाई इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको संतुलित कर सकते हैं, अलग से आपको चार्ट कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, यदि ज्यादा मुश्किल होगा, बहुत लंबा होगा, तो तब आप बना लीजिए, वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के मान लीजिए अणुओं की संख्या, या फिर जैसे मैं यहाँ पे यदि तत्व बनाऊं, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या 2 है, क्लोरीन के अणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन की 1 है, क्लोरीन के 2 है, क्लोरीन के भी 1 है। तो अब देखिए दोनों में हमको क्या करना है, 2 लाना है। तो कभी भी याद रखिएगा, जो खुद से हम लोग अणु लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमेशा पीछे की तरफ लगाते हैं। तो कुछ इस तरीके से लगाएंगे। तो अब देखिए पीछे यदि मैंने 2 लगा दिया, तो अभी क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन को भी मिल गया, 2 इस क्लोरीन को भी मिल गया। मतलब इस यौगिक के अंदर जितने तत्व उपस्थित होंगे वो सबको वो अणु प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आराम से क्या कर सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन भी है और 2 क्लोरीन भी है। आ गया समझ में, यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 क्लोरीन हो गया। तो देखा जाए तो अब ये क्या हो चुके हैं बताइए, संतुलित हो चुके हैं। कितना आसान काम था। इसी तरीके से सारे समीकरण को करना है। दूसरा समीकरण देखिए, मैग्नीशियम है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक, मैग्नीशियम का 1 है, हाइड्रोजन का भी 1 है, क्लोरीन का भी 1 है, क्लोरीन का 2 है और हाइड्रोजन का 2 है। एक बात बताइए, इस तरफ 2 है, इस तरफ क्या है, 1 है। अब इसको क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को 2 बनाएंगे, क्लोरीन को 2 बनाएंगे, दोनों को ना 2 बनाना है। तो दोनों किस में है, HCl के अंदर है, इसके पीछे हम लोग यदि 2 लगा देते हैं तो बताइए कि अब ये संतुलित नहीं हो चुका है। इसका मतलब क्या, 2 हाइड्रोजन भी है, 2 क्लोरीन भी हो चुका, किस तरफ, बाएं पक्ष में। और दाएं पक्ष की बात करें तो क्लोरीन 2 अणु है, हाइड्रोजन के भी 2 अणु है। मैग्नीशियम के तो यहाँ पे 1 है, मैग्नीशियम का यहाँ पर 1 है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुमान विधि से सीधा इसको संतुलित कर सकते हैं। मतलब एक बार आपको अच्छे से थोड़ा ध्यान से देख लेना है कि इसके बाएं पक्ष में कौन कौन से तत्व हैं, ठीक है। अभिकारक के रूप में कौन कौन से तत्व हैं, जो इसमें भाग लिया है वो कौन कौन सा तत्व है, उसके अणु की संख्या क्या है। अब सेम टू सेम अणु की संख्या आपको क्या करना है, दाएं साइड में भी करना है। तो अब भाई उसके उत्पाद के रूप में जो पदार्थ है उसके अणु की संख्या भी चेक कर लीजिए, उस हिसाब से देख लीजिए। जिस तरफ में कम होगा उस तरफ में क्या करना है, हमें बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए लगाने का स्टाइल याद रखिएगा, हमेशा आप अलग से जो लगाएंगे कुछ इस तरीके से उसके जस्ट पीछे गुणांक के रूप में लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको आराम से संतुलित कर सकते हैं। चलिए और भी अपने पास एग्जाम्पल है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल अब क्या है, Fe+H2O, मतलब क्या, आयरन और यहाँ पे जो पानी का रिएक्शन है Fe3O4+H2 बनाया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाया है। अब देखिए आपको अभी तक देखने से क्या लगता है, आयरन के 3 अणु है, ठीक है ना। इस तरफ में आयरन के सिर्फ 1 अणु है। तो सबसे पहले तो बाबू यहाँ पे 3 लगा देते हैं, ठीक है। तो 3 लगा दिया। अब देखिए ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 अणु है, ऑक्सीजन के 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन के सिर्फ 1 है। तो बताइए 4 तो कम से कम चाहिए, तो 4 लगा दिया। तो 4 ऑक्सीजन का तो हो गया, लेकिन साथ में क्या देखिए, हाइड्रोजन के कितने हो चुके हैं, 8। अब हाइड्रोजन के 8 हो गए, तो हाइड्रोजन के 8 करने के लिए आप खुद बताइए यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा, 4। तो यहाँ पे यदि हमने 4 लगा दिया तो 4 को दूसरी गुना करेंगे तो टोटल कितने अणु हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये अपने पास क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। आप एक एक तत्व के अणु दोनों तरफ में देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आयरन के कितने अणु है, 3, आयरन के 3 हो चुके हैं। इस तरीके से देखा जाए तो हाइड्रोजन के कितने अणु हो चुके हैं, 4 दूनी 8 हो चुके हैं, तो 4 दूनी 8 है। अब देखा जाए तो ऑक्सीजन कितने अणु है, 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के कितने अणु है, 4 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हम आराम से क्या कर सकते हैं बताइए, इसको संतुलित कर सकते हैं। आगे समझ में। दूसरा भी एग्जांपल कुछ इसी तरीके से देखिए, KClO, ठीक है, KClO प्लस में क्या, KCl+O2 है। अब देखिए ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 अणु है, तो बाबू सबसे पहले तो ऑक्सीजन को 2 अणु दे दिया, 2 ऑक्सीजन दिए, तो ऑक्सीजन को 2 अणु देने के चक्कर में हुआ क्या, ऑक्सीजन को तो मिल गया, प्लस में क्या, KCl को भी 2 अणु अब देना पड़ेगा, तो 2 यहाँ पे भी लगाएंगे। तो 2 KCl प्लस में क्या, O2 हो गया, यहाँ पे 2 KClO हो। इस तरीके से देखा जाए तो ये भी समीकरण अपने पास क्या हो चुका है बताइए, संतुलित समीकरण हो चुका है। इसको बनाना बहुत आसान है, आपको अनुमान विधि से क्या कुछ इसी तरीके से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट समीकरण भी देख के आप क्या कर सकते हैं, इसको आराम से संतुलित कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब लास्ट वाला अपने पास एग्जांपल बचा हुआ है, Al2SO4 का 3, ठीक है ना, Al2SO4 का 3। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, Al2SO4 का 3 है, SO4 का 3 है, मान लीजिए Al2 है, तो सबसे पहले तो 2 यहाँ पे देना ही पड़ेगा ताकि 2 एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम का 2 है तो 2 दे दिया इस तरफ में भी। अब देखिए ना SO4 का 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, SO4 का 1 भी नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पे यदि हम लोग 3 दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे यदि 3 दे देते हैं तो SO4 का तो 3 आराम से कंप्लीट हो जाएगा,
यहाँ पे 3 दे दिया तो SO4 का 3 कंप्लीट हो गया, लेकिन इससे देखिए किस चीज में परिवर्तन हो गया, हाइड्रोजन के अणु में हो गया। तो हाइड्रोजन का 3 दूना कितना हो चुका है, 6 हो चुका है। तो अब हाइड्रोजन का 6 पुराने के लिए इसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो अब एल्यूमिनियम के भी 2 इधर हो चुके हैं, इसके बाएं पक्ष में। हाइड्रोजन के देखिए 3 दूना 6 हो चुका है, हाइड्रोजन का उधर में भी 6 है। अब क्या, सल्फर 3 है, एक तरीके से देखा जाए तो सल्फर बाबू 3 है। ऑक्सीजन का कितना 4 तिया 12 हो चुका है, तो ऑक्सीजन का 4 तिया 12 वहां पे भी है। देखिए आराम से संतुलित हो सकता है। तो देखिए अनुमान विधि यही है, अनुमान विधि बहुत आसान है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको आराम से संतुलित कर सकते हैं। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, अनुमान विधि से आप आराम से संतुलित कर सकते हैं। चलिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद जो है ना हम लोग आगे की डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। इसी तरीके से लगातार आपको बनना है और हमारे एडुरल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियोस को देखेगा तब ना काफी अच्छे से आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर पाएगा। तो आप उनको इतना तो हेल्प कर दीजिए, ऐसे समय पे हेल्प नहीं करेंगे तो कब करेंगे बताइए। दोस्त दोस्त का कब काम आता है, बुरे वक्त में ना। अभी उसका एग्जाम का टाइम चल रहा है, आपका भी चल रहा है, मान लीजिए आपको कहीं से कुछ अच्छा मिल गया तो भाई उनको भी शेयर कर दीजिए, वो भी देख देख के क्या कर लेगा, इसको कम से कम संतुलित करने के लिए अच्छे तरीके से समझ जाएगा, ठीक है ना, ताकि वो भी आपके साथ काफी अच्छे नंबर से आगे निकलेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, इसी तरीके से लगातार बनते रहिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का जो मेन कॉन्सेप्ट है अपने पास उसको डिस्कस करेंगे।